इंसान पैसा कमा रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा उसको, तो उसकी राशि में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, जब आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी नहीं होती तो आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। पैसे तो आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं। राइट। जनरली आजकल ऐसा होता है, बृहस्पति अच्छा है भी आपकी कुंडली में, लेकिन आपने अपने लाइफ स्टाइल के कारण उसे खराब कर रखा है। जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, लेट से उठना, ठीक है। बृहस्पति का टाइम ही निकल जाता है। ब्रह्मकाल बृहस्पति का टाइम होता है, जो अब कोई भी नहीं उठता। पहले 80% लोग उठ जाते थे। बृहस्पति की एक अच्छी एनर्जी खत्म होती जा रही है। बृहस्पति अच्छा नहीं हो रहा है तो वो अनवांटेड चीजों में खर्च कराता है, रिलेशंस खराब कराता है। बृहस्पति की चीजें घर में कम होती जा रही हैं, शुक्र की चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, कांसे का बर्तन यूज होता था, अब देखिए स्टील, राहु आ गया है। 2026 के लिए कौन सा फील्ड ज्यादा बूम पे रहने वाला है? 2026 के लिए मेटल्स, अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मेटल्स खास करके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, पेट्रोलियम, कोल, क्योंकि ये जो नक्षत्र आ रहा है मकर संक्रांति के समय, तो वो शनि का है। तो शनि से रिलेटेड और भी मेटल्स और पेट्रोलियम, जो अंडरग्राउंड चीजें होती हैं, उनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है जब लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? लेकिन कुछ रेमेडी हैं जो सभी कर सकते हैं। जैसे सूखा नारियल लेना है, 7 बार सिर से एंटी क्लॉक घुमाना है और जल प्रवाह करना है। जब भी कोई इंसान नया मकान खरीद रहा है तो वास्तु इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? Welcome back to the Tanjar Kalsi show, and today our guest is a professional astrologer. Thank you ma'am for being part of the show. Thank you for नमस्कार। accepting the invite and giving your time. Audience को obviously मैं बताना चाहूँगा, like I got her reference from one of my previous guest. Then he told me to reach out because he obviously had taken sessions and classes from you. Yeah. From there I got to know about you too much. And क्योंकि उसने पर्सनली रिकमेंड किया था तो मैंने कहा ठीक है, मुझे और किसी से करना ही नहीं है अब मैं इन्हीं को बुलाऊंगा. She specializes into multiple parts of the astrology space, I mean related space actually, like astrology, numerology, vastu, vashikaran, and many more that we'll be discussing. So without wasting any time, let's get started. Before we deep dive into the astrology things in detail, for our listeners and for me also, like how you got started into this, start कैसे हुआ? एक्चुअली देखिए, जैसे कि सभी हिंदू फैमिलीज में एस्ट्रोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है, और मेरे फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे। Okay. तो उनके यहाँ कभी जाना हुआ किसी और के हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कैसे एक छोटा सा कुंडली बना रहे हैं समथिंग, और वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे वो बता रहे हैं कि ये चीजें आपके लाइफ में हुई हैं और ऐसा हुआ था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। उसके पहले मुझे पामिस्ट्री में इंटरेस्ट काफी रहा है, तो मैं पामिस्ट्री पढ़ती थी। मैं स्कूल टाइम 7th 8th से कीरो की बहुत फैन हूँ और मैंने काफी पढ़ा उनको। आफ्टर 10th क्लास, पहले बोर्ड के बाद छुट्टियां हुआ करती थी, तो मैं उनसे क्लासेस लेने लगी। मुझे इतना ज़्यादा पैशन हो गया था कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, और मुझे ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं इसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाती थी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बहुत सिमिलर हैं अगर देखा जाए। एस्ट्रोनॉमी में हम कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम उसके इफेक्ट को जानते हैं। तो ये बहुत ही मुझे साइंटिफिक लगा और जुड़ाव दिन ब दिन होता चला गया। तो आपने फिर स्टडीज वगैरह कंप्लीट करके सीधा इसी में एंटर कर गए? नहीं, मैंने अपने स्टडीज कंप्लीट किए। उस बीच में मैंने, जैसे मैंने बताया, मेरे फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स थे, तो उनके पास में जाके सीखने लगी थी और प्रैक्टिस भी करती थी। ठीक है, जब मैं कॉलेज में आई तो फ्रेंड सर्कल, कॉलेज है ना, तो नॉर्मली ऐसे ही होता है वो मैं पंडित जी थी उनके साथ। फिर मैंने MBA किया, मैंने जॉब किया, साथ साथ ये चलता गया जहां मैं गई एस्ट्रोलॉजी। बट प्रोफेशनली फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ करना है, रिसर्च करना है, बुक लिखना है। फिर मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली आ गई। पहला प्रोफेशनल चार्ट कब पढ़ा? प्रोफेशनल चार्ट पहला ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जब फर्स्ट चार्ट मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने दिया, इसको प्रेडिक्ट करो, तो वो कोई IAS ऑफिसर का चार्ट था और उसमें शनि राहु मंगल की युति थी, और वो आए थे, तो इन लोगों ने अचानक से मुझे दे दिया कि ये चार्ट आप पढ़ो। तो मैंने बताया, अरे आपका तो अंगारक योग है। मैं छोटी थी तो मेरा ऐसे ही, मैंने ऐसे ही बोला, गोली वोली लग सकती है आपको। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए तो आया हूँ, 1 महीने पहले ही हुआ है ये घटना। तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये बिल्कुल साइंस है, क्योंकि जो चीजें स्टार्स बताती हैं वो होता ही है। ये काफी शायद मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में कि एस्ट्रोलॉजी तो शायद ऐसी ही है। नहीं, वो इसलिए रहता है ना कि देखिए, पहले क्या होता था कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली जानते थे, है ना, उसके बाद क्या हुआ, वो जानते थे, उनके बच्चे फिर धीरे धीरे बस इस पैटर्न में आए, वो सीखे नहीं। ठीक है, लेकिन वो बस थोड़ा सा उपाय बताने लगे, उनको कैलकुलेशन नहीं आता था।
क्योंकि आप ना वो मिक्सचर वाले जनरेशन हो गए Right. कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में अपनी जो जेनेटिक वो है विधि वो भी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया उसका। तो जो एक्चुअल उसके पीछे का लॉजिक्स है, हाँ, साइंस है, वो आप हाँ, समझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं और पाए। शायद कई बार होता है कि फिर वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं है तो कुछ हाँ, प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती हाँ, है। हाँ, हाँ। कई लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वो ज़ोडिएक साइन तक ही सीमित है। अगर मैं अपनी बात ही करूँ तो एक टाइम तक एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए सिर्फ वही था जो न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप आता था। उसके आगे का पता ही नहीं था कुछ भी। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या-क्या होता है, लाइक और क्या-क्या चीज़ें कवर हैं? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी ये है कि स्टार्स का हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डे टू डे इफेक्ट्स को हम जॉडिक साइन के थ्रू जानते हैं कि हम पे आज हमारा दिन कैसा रहेगा, एक्चुअली हमारी थिंकिंग कैसी रहेगी, ठीक है। तो हमारा मूड ऑफ रहेगा, हम चेयरफुल रहेंगे, है ना, या फिर हम इल फील करेंगे, हम बेटर फील करेंगे, हम कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो सभी कुछ दिमाग से ही कंट्रोल होता है। साइंस भी यही कहता है, अगर क्लॉट हो गई तो आप सेंसेस ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, आपके दिमाग को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये डे टू डे इनके हम पे कितना, अर्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट है इनका, इनके ट्रांजिट का, इनकी जो स्टार्स होती हैं इनकी डिग्रीज होती हैं कि कितने डिग्री तक अर्थ पे इनका इफेक्ट रहेगा, कितने दूर चले जाएंगे तो अर्थ पे इनका कम इफेक्ट रहेगा। उस हिसाब से इनको हम कैलकुलेट करके किसी पे उसका असर बताते हैं। तो अगर आप जैसे कह रहे हो कि लाइक मेरी तबीयत कैसी रहेगी या मूड कैसा रहेगा, तो कल मेरा मूड कैसा रहेगा वो एस्ट्रोलॉजी मुझे आज बता सकती क्यों है? नहीं बता सकती है, बिल्कुल। आप देखो कि ज्वार भाटे का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, चंद्रमा के कैलकुलेशन पे, है ना, कि फुल मून आता है तो फिर तो हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, तो ज्वार भाटा तो इधर भी आता है। तो चंद्रमा का इफेक्ट तो हम पे भी होता है। पढ़ाई काम आती है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो शायद मैं ये जी नहीं समझ पाते आप एक्चुअली। जो लोग कहते हैं सुपरस्टिशन है, वो इसके पीछे का साइकोलॉजी और साइंस नहीं समझते हैं, इसलिए उनको ये सुपरस्टिशन लगता है। जनरल चीज से बात स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपके पास लोगों के? अच्छा, कॉमन क्वेश्चन जनरली रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, हेल्थ, और आजकल हेल्थ में भी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, है ना, डिप्रेशन, इस तरह के। टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, आजकल स्पेशली अब जो जनरेशन है जेन ज़ीस एंड ऑल, उनमें एंजाइटी लेवल थोड़ा अलग है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो उनके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? जैसे उनके क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो उन्हें ये नहीं पता होता, करियर डिसाइड नहीं कर पाते वो अपना, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता क्योंकि इतने पैम्पर होके उनकी जीवन चलती है। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है उनमें, ठीक है। और जैसे पेरेंट्स आएंगे तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि बात नहीं मानता है, पता नहीं अकेले रहना चाहता है, ठीक है, पता नहीं क्या कोई नशा करता है क्या, पता नहीं चलता, या इसका सर्कल ठीक नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई छोड़ के कितने बच्चे, पहले के बच्चे पढ़ाई कभी छोड़ने का नहीं सोचते थे, अभी के बच्चे आराम से ड्रॉप ले लेते हैं, राइट। नहीं, तो ये सारी क्वेश्चंस होती हैं उनकी। एज यू मेंशन्ड, आप काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लेते हो। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं रिलेशनशिप्स के, फाइनेंस के भी होंगे एंड ऑल। कुछ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, लाइक ब्लैक मैजिक रिमूवल आप करते हो, वशीकरण से रिलेटेड भी आपका है कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मतलब देखिए, जहाँ तक ब्लैक मैजिक की बात है, वो ऐसा नहीं है कि आज हम सुन रहे हैं और पहले नहीं था। पहले भी कहते थे अरे कुछ कर दिया है, तभी तो देखो ना ये किसी का सुनता ही नहीं है, ठीक है, या फिर ये सोया रहता है, कोई अंधेरे कमरे में बैठा रहता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ तो प्रभाव है। और ये सारी चीजें एनर्जी है ना, और एनर्जी को साइंस भी मानता है, ठीक है। तो हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं, लेकिन अगर आप पे नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो क्या होगा, आप में डलनेस आने लगेगा, आप अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ये सिम्टम होते हैं। आपने जॉब करते करते अचानक से रिजाइन दे दिया, ठीक है, आपने अचानक से सोचा ही नहीं, कुछ गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि नहीं, मतलब डिप्रेशन सी होते रहती है, नेगेटिविटी आती है कि मैं तो कुछ करूंगा तो खराब ही हो जाएगा, या हो सकता है वो मेरे साथ चीटिंग ही कर रहा है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, डर लगना, अचानक से रात में उठ जाना, फोबिया होना, घबराहट होना, इन सब का मतलब है कि कुछ नहीं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हम बता सकते हैं आपको, इसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल। और वशीकरण में क्या होता है? उसमें होता है, देखिए, कर तो रहे नहीं ऑब्वियसली आप। नहीं, लेकिन हाँ देखिए, मैनिफेस्ट वो कोई भी कर सकता है। पहले के साधु संत भी यही करते थे, और उसको अब एक नाम दे दिया गया है, तो लोगों को थोड़ा ट्रेंडी और अट्रैक्ट करता है ज्यादा। पहले भी कहते थे ना हम कि भाई वो परी लो, मतलब यक्ष यक्षिणी है और ये सारी चीजें हैं तो वशीभूत हो जाते। वशीभूत का नाम आपने सुना होगा, किसी से वशीभूत हो जाना, वही
वही सेम चीजें होती हैं। अगर आप किसी के रेमेडियल में जाओ और शुक्र चंद्रमा को काफी अच्छा कर दो तो उससे भी अट्रैक्शन आने लगता है। लेकिन किसी सर्टेन चीज को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप अपने ब्रेन का मतलब 20% भी फोकस वहां कर दो तो वो कहते हैं ना, वो कायनात जो सोचते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये सच में होता है। आप चाहो तो आप भी 40 दिन प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो 40 दिन में अगर कोई चीज को आप अलग तरीके से मैनिफेस्ट करो तो वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। चाहे वो कोई मेंबर हो, चाहे वो कोई आप कुछ चीज के जॉब के लिए सोच रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, तो अट्रैक्ट होती है। तो इसको करने का कोई स्पेशल हाँ, प्रोसेस होता है? विधियां होती हैं, प्रोसेस होते हैं कुछ जो गुप्त तरीके से भी की जाती हैं। तो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं इस तरह की चीजें लेके, हम तो बताते हैं कि आपको इस तरह से करना है, आप इस तरह से करके देखिए और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता कभी है। कुछ अजीबोगरीब वाले रिक्वायरमेंट नहीं आते, डिमांड्स नहीं आते? नहीं, कभी कभी आता है कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या होता है कि ब्रेकअप होता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो Right. कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गया है, हाँ। मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो खुश है। आप इस तरह की चीजें सोचने लगते हो और वही चीज होने लगता है आपके Right, साथ, right. सराउंडिंग वही होता है। फिर जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उस चीज को कन्वर्ट करते हैं, उनकी सोच को कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट Okay. करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें उन्हें बताते हैं जिसकी वजह से वो उस चीज को पॉजिटिवली सोचने लगते हैं और उनके पास वो चीज अट्रैक्ट होकर आती है। अगेन वशीकरण की अगर बात करूँ तो क्या ये सेफ है अगर मैं किसी पे वशीकरण कर रहा हूँ तो? सेफ है, देखिए करने वाला पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी के साथ अगर वशीकरण किसी का सोच भी रहे हो तो पर्पस क्या है। बहुत सारे और कॉल्स भी आते हैं हमारे Right, पास, right. कुछ भी आता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन पात्र है, किसे जरूरत है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप पे भी इफेक्ट करेगा। करेक्ट। लेट्स से किसी ने मुझ पे वशीकरण किया हुआ है, तो क्या साइंस होंगे जिससे मुझे आपको पता पता चले? चलेगा। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, मैं जानता हूँ कि वो मेरा यूज कर रही है या मैं जानती हूँ कि वो मेरा यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ। या फिर भी वो पैसे का डिमांड किया या वो कोई चीज का डिमांड मैं करती जा रही हूँ, ऐसा क्यों है? तो ये क्या है, आप समझ जाओ कि आप पे कुछ नहीं तो कुछ किया हुआ है, तब आप ऐसा कर रहे हो। इसके अलावा और कोई साइंस होंगे? कई बार लोग ना इसको उस डायरेक्शन में ले लेते हैं कि यार दोस्ती है, जान नहीं नहीं पहचान नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोचो कि वो 100 में से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, फिर भी आप जान रहे हो कि सामने वाला मेरा यूज कर रहा है, लेकिन आप यूज हो रहे हो। लेकिन आप सेम सिमिलर किसी और के साथ नहीं होते हो। आपका खुद का भाई बहन होता है या कजन होता है जिसके साथ आप बहुत अटैच हो, या कोई फ्रेंड भी होता है, तो भी आप नहीं हो रहे हो, है ना। कुछ नहीं तो कुछ। और आपको ये भी रियलिटी पता होती है कि वो मेरे साथ इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, फिर भी आप यूज हो रहे होते हो। और कई बार आप बिल्कुल 100% सोच लेते हो कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे नहीं करना है, अब डिसीजन लेकिन स्ट्रांग फिर है। भी आप मतलब ऐसे एकदम इमोशन में बहने लगते हो, है ना। तो कुछ नहीं तो कुछ आपके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ पैसे को लेके नहीं, बहुत सारी चीजें कई सारे होती हैं। डिसीजंस। तो इसका कोई स्टिक उपाय? जब भी ऐसा कुछ अपने आप पे लगे तो हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो नजर उतारना चाहिए, राहु केतु की रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि जिनका राहु केतु खराब होता है उनके साथ ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। क्योंकि राहु केतु क्या होते हैं, शैडो प्लैनेट होते हैं। और अगर शैडो प्लैनेट का आपके बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट है और कोई अच्छे प्लैनेट की दृष्टि या कोई अच्छा प्लैनेट आपके लग्न में नहीं बैठा है तो आपका ऑरा बहुत वीक होता है। और जिनका ऑरा वीक होता है उनके साथ ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये राहु केतु की जो रेमेडी है वो लंबा प्रोसेस है, आपके पास अलग से रीच आउट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा है जो हम अभी बता सकते हैं? राहु केतु की जो रेमेडी होती है उसमें क्या होता है कि सभी का राहु केतु का प्लेसमेंट कुंडली में अलग अलग ही होता है। लेकिन कुछ रेमेडी है जो सभी कर सकते हैं, जैसे सूखा नारियल लेना है, 7 बार सिर से एंटी क्लॉक घुमाना है और जल प्रवाह करना है। ये आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम, सुबह शाम? आफ्टर सनसेट। आपने जैसे बताया लाइक आपने एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम पहले ही स्टार्ट कर लिया था, इंटरेस्ट था। किसी और का भी अगर इंटरेस्ट है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? कोई सबसे प्रोफेशनल पहले कोर्स? तो उसे ना, मुझे लगता है कि देखिए जिसपे गुरु कृपा होता है या जिनके स्टार्स खास करके चंद्रमा बृहस्पति अच्छे होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ कर जाते हैं। क्योंकि सीखते तो बहुत कोई हैं, लेकिन आप कितना किसी का हेल्प कर पाते हो या प्रोफेशनली कितना स्टैंड कर पाते हो तो वो डिपेंड करता है आपके भी प्लैनेट्स पे। लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप किससे सीख रहे हो, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और अपने कुछ दशा को भी चेक करना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपका चंद्रमा का दशा चल रहा है, केतु का दशा चल रहा है, बृहस्पति का दशा चल रहा है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टूल्स या सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं इस पूरे प्रोसेस में? जब हमने पहले तो शायद हाथ से चार्ट जी बनते जी, थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम हाथ से ही चार्ट बनाते थे, सारे कैलकुलेशंस हाथ से करते थे। अगर आज के एस्ट्रोलॉजर्स को आप बोल दो
कि हाथ से कुंडली बनाओ, तो कोई नहीं बना सकता। मुश्किल है। लेकिन जो लोग कुंडली हाथ से बनाना जानते हैं, उनकी प्लस पॉइंट ये है कि कहीं भी कुछ गलत होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर में भी प्लानेटरी पोजीशंस गलत होते हैं, राइट। है ना, कि अभी ट्रांजिट नहीं किया था लेकिन दिखा रहा होता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत बारीकियां, वो लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर का पता है, वो लोग नहीं कर पाते। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके मैं कहूंगी कि पराशर ज्योतिष का जो है वो सबसे बेस्ट है। ओके, क्योंकि हमने तो एक ही कुंडली का सॉफ्टवेयर सुना था, कुंडली नाम से जो था। हाँ, जो सबसे बहुत पहले पहले आया आया था था वो। 2000 में वो शायद करीब, आज वो तक चल रहा है वो सॉफ्टवेयर। आज तक चल रहा। मैं तो बट बहुत वो ये नहीं प्रोफेशनल पता यूज कि करती कितना हूँ, अपडेटेड लेकिन है। वो कुंडली 2000 ईस्वी में, मेरे को लगता है 99 2000 में वो आया था कुंडली हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर। काफी टाइम पहले। हम जब राशि की बात करते हैं तो सन साइन अलग होता है, मून साइन अलग होता है, और एक और टर्म मैंने सुना है राइजिंग साइन। क्या डिफरेंस देखिए, है? सन साइन होता है जॉडिक साइन, जो हम जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, एक महीने का राशिफल। वो बर्थ जॉडिक साइन डेट ऑफ बर्थ मतलब के हिसाब होता से है सन जो है, सूर्य का जो ट्रांजिट होता है, 12 महीने जो हैं वो सूर्य के ट्रांजिट पे हैं, राइट। है ना। जैसे अब हम मकर संक्रांति होगी, अभी जब आएगा तो सूर्य मकर राशि में आता है, तो वो मकर संक्रांति हो, तो और एक महीना सूर्य मकर से कुंभ में जाने में लगाता है। ओके। फिर कुंभ संक्रांति होती है, फिर मीन संक्रांति होती है, तो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे वाला चलता है। 14 से 14 का पहले था, 15 to 15 हो गया है, तो इसे जॉडिक साइन कहते हैं। अगर इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपका जॉडिक साइन ये है। ओके, और मून साइन में हम क्या देखते हैं? मून साइन होता है कि 2.25 दिन तक चंद्रमा जिस राशि में ट्रांजिट करती है, उस राशि को मून साइन कहते हैं। क्योंकि बचपन में जो मैंने मतलब सुना था, लाइक जो मेरे नाम का पहला अक्षर है उसको जी, हम वो चेक, मून साइन वो से मून होता साइन से है। रिलेट वो करते हैं। चंद्र कुंडली से आपके नक्षत्र, जो आपके बर्थ नक्षत्र हैं, उससे वो नंबर्स आते हैं कि आपका नाम इस अक्षर से स्टार्ट होगा। ओके, और ये राइजिंग साइन में क्या आता है? लग्न ये क्या लग्न है? होता है, ये 2 घंटे का एक ड्यूरेशन होता है, मतलब स्काई जो है, ठीक है, उसका ईस्ट का फेस Okay. जो है, ठीक है, वो जैसे 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां क्या है, स्टार के एक समूह को एक राशि वर्ग कहा गया है Okay. एस्ट्रोलॉजी में। तो अब ये जो राशि है ना, स्काई पे जो हमें दिखता है, तो उसका ईस्ट फेसिंग जो भी अर्थ के समय आ रहा है, मीन राशि या कुंभ राशि या वृश्चिक राशि, मेष राशि, तो उस राशि में आपका उदय हुआ, मतलब आप बाहर आए, तो वो लग्न कहलाता है, राइजिंग साइन। ओके। अभी जैसे कुछ कमिंग इलेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में स्टेट वाइज, तो उसके रिगार्डिंग आपके कुछ प्रेडिक्शंस हैं? अभी तो बंगाल का ही है इलेक्शन। हाँ। देखिए, बंगाल के इलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। ये है कि अभी अगर सिर्फ क्योंकि कॉम्पिटिटर कौन है सामने, ये हमें चेहरा नहीं पता, है लेकिन अगर ममता बनर्जी की चार्ट देखी जाए तो उनकी चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके। वो बहुत सारे राजयोग लेके पैदा हुई हैं, उनका गुरु उच्च का है, शनि उच्च का है, और अब उनकी गुरु की दशा जाने वाली है, ठीक है, सॉरी, शनि की दशा जाने वाली है और बुध की दशा आने वाली है जब कमिंग इन इलेक्शन रहेगा। लेकिन अगर मैंने उनकी चार्ट का जहाँ तक एनालिसिस किया था, मैंने देखा था कि जब वो फर्स्ट टाइम सीएम बनी थी तब भी उनका शनि में बुध स्टार्ट हुआ था, और अब तो बुध की दशा है, तो फिर भी मैं कहूंगी कि चांसेस बहुत ज्यादा है, और उनको टक्कर देने के लिए बहुत अच्छी कोई पर्सनालिटी हो, या उनकी बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से कोई कुंडली वाली व्यक्ति हो, तब भी उनको कोई टक्कर दे सकता है। अच्छा, मतलब बंगाल का इलेक्शन बहुत डिपेंड करेगा अगले बंदे के कुंडली जी, पे, जी, ना कि जी, ममता बनर्जी की कुंडली जी, पे। जी। ममता और बनर्जी की कुंडली पे तो डिपेंड करेगा ही, उनका मतलब उनका टाइम तो तो स्ट्रांग है अच्छा ही है, ही चल रहा उनका है। तो स्ट्रांग है ही जी, है जी, अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम ग्लोबली बात करें, जैसे अभी रूस यूक्रेन का वार चल रहा था, देयर आर टॉक्स की शायद पीस की तरफ जा रहा है, बट क्या सच में पीस आएगा 2026 में? देखिए, अभी 2026 तो ऐसा ही जोन रहेगा, ठीक Okay. है, वो एग्रीमेंट बनेंगे, ठीक है, फिर डिसमिस होंगे। इवन मई टू अगस्त के बीच में बहुत बड़ी बहुत घातक वार हो सकती है, या फिर हम कहें कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है मई टू अगस्त। उसके बाद जाके कोई डिसीजन हो सकता है जो रूस के पक्ष में होगा। ओके। और सेम वेज जो ईरान का इजराइल का चल रहा है, वो 2027 के पहले नहीं लगता है कि कुछ भी होगा, खत्म हो बल्कि उसमें मुझे ये लगता है कि देखिए, उस समय तो शनि नीच के होंगे, तो 2027 से 29 के बीच में और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। ओके। जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो अलग अलग फील्ड्स हैं, 2026 के लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा बूम पे रहने वाला, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज हो गया या 2026 के लिए टेक्नोलॉजी, मेटल्स, अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मेटल्स खास करके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ओके। इन तीनों की बहुत ही, पेट्रोलियम,
कोल, क्योंकि ये जो नक्षत्र आ रहा है मकर संक्रांति के समय तो वो शनि का है, तो Okay. शनि से रिलेटेड और भी मेटल्स और पेट्रोलियम जो अंडरग्राउंड चीजें होती हैं उनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है जब लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कभी भी? देखिए मैं ये कहूंगी कि इस साल में 2026 के मई से अगस्त के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ओके, या तो पहले करें हाँ या बाद में करें? हाँ। कई बार ऐसा होता है लाइक इंसान पैसा कमा रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा उसको, तो उसकी राशि में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए जब आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी नहीं होती तो आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते, पैसे तो आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं। राइट। ठीक है, जनरली आजकल यही होता है। और जनरली आजकल ऐसा होता है बृहस्पति अच्छा है भी आपकी कुंडली में, लेकिन आपने अपने लाइफ स्टाइल के कारण उसे खराब कर रखा है, जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, लेट से उठना। ठीक है, बृहस्पति का टाइम ही निकल जाता है, ब्रह्मकाल बृहस्पति का टाइम होता है जो अब कोई भी नहीं उठता, पहले 80% लोग उठ जाते थे। तो वो पहले मुझे याद है कि हमारे मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो पापा यही कहते थे कि नहीं उस समय उठ के पढ़ाई करो, उस समय का भूलते नहीं है। तो ब्रह्मकाल का इम्पोर्टेंस था, आज हम अपने बच्चों को भी नहीं उठा रहे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, बृहस्पति की एक अच्छी एनर्जी खत्म होती जा रही है जो हम ले ही नहीं पाते। हम कहते हैं ना कि सुबह में सूर्य के सामने बैठते हैं, मॉर्निंग का सन लेना अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई विटामिन डी मिलती है हमें, है ना, और सुबह के रेज में सबसे ज्यादा होती है। तो इसी तरह से अगर हम उस टाइम पे उठा करें तो बृहस्पति अच्छा होता है। बृहस्पति अच्छा नहीं हो रहा है तो वो अनवांटेड चीजों में खर्च कराता है, रिलेशंस खराब कराता है है ना। बृहस्पति की चीजें घर में कम होती जा रही हैं, शुक्र की चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, कांसे का बर्तन यूज होता था, अब देखिए स्टील, राहु आ गया है। तो ये सारी चीजें, इसमें उपाय तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन कईयों का वर्क लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब जैसे इंडिया में रह के यूएस के लिए काम कर रहे हैं तो सोते ही रात को लेट है, बेचारे उठें कैसे सुबह? अब या तो वो जॉब चेंज करें, स्विच करें और पैटर्न चेंज करें, या तो कोई उपाय करें। देखिए एक तो ये है कि अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो आप सोचो कि आपकी बॉडी का भी एक साइकिल है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसको फिर आप डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, रेमेडीज तो हैं ही हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट रात में जागना, राहु जब बहुत ज्यादा आप पे इफेक्ट करता है तो आपको ऐसी जॉब में ले जाता है जहां आपका रात ही जगता है और दिन में आप सो रहे होते हैं सूर्य के समय। तो कम से कम ऐसा करना चाहिए कि किसी छुट्टी के दिन आप उठिए, जैसे संडे की आपकी लीव है या छुट्टी है, आप उठें, है ना, सूर्य को अर्घ जरूर डालें। या फिर आपका कुछ ऐसा शिफ्ट भी है तो थोड़ा सा मॉर्निंग में उठ के सूर्य को अर्घ डालें, फिर आप सो जाएं नाश्ता वगैरह करके। तो ये आप कर सकते हैं। तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, अगर आपका सूर्य वीक है तो आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, वो भी आपको एनर्जी देता है। ठीक है, इसके अलावा है कि तांबे के बर्तन को यूज कर सकते हैं आप घर में पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान नया मकान खरीद रहा है तो वास्तु इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए जब आप नए घर को खरीदते हैं, वहां से कई बार हम सुनते हैं ना कि हम वहां थे, ठीक थे, जैसे हमने इस घर में चेंज किया, जॉब चली गई, हेल्थ खराब हो गया, बच्चे को प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारी चीजें, तो उस घर के वास्तु का इफेक्ट होता है। हो सकता है कि या फिर हम नए घर में आए तो एकदम से बहुत अच्छा हो गया। तो वास्तु होता क्या है एक्चुअली, ये समझना है कि वास्तु होता है जो 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है ना। रेज मतलब वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट, मतलब ना हर कुछ को कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं घर पे। अब घर पे जिस दिशा में हमें ड्राइनेस चाहिए, वहां पर अगर आपका वॉशरूम है, पानी गिर रहा है, ठीक है, तो वहां से जो एनर्जी आएगी आपके घर पे वो नेगेटिव एनर्जी होगी, है ना। वो कहीं नहीं तो कहीं एनर्जी को डिस्टर्ब करेगी और वो एनर्जी का इफेक्ट आप पे पड़ेगा। मान लो साउथ फेसिंग घर है, सबसे ज्यादा क्या खुलता है? मेन डोर। ठीक है, आप जब भी अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, मेड आएगी, कोई भी आएगा, आप दरवाजा खोलोगे और क्या होगा कि दक्षिण की हवा आपके तरफ आ रही होती है ना। एनर्जी उधर से ही अंदर की ओर आएगी या फिर अंदर की एनर्जी बाहर जाएगी, तो वही होती है। तो क्या होता है, पहले आप कहावत सुनते होंगे कि दक्षिण का दिशा हमेशा बंद करके रखना चाहिए, उधर से बीमारी आती है। कहते थे ना कि हाँ पूर्वाई चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उधर से दक्षिण की जब हवा चलती थी तो लोग कहते थे घर के अंदर जाओ नहीं, तो क्या होगा, कभी कभी ये भी होता था, देखा गया है और आज भी होता है कि पैरालाइज हो जाते हैं कई बार।
तो बहुत घातक होती है, इसलिए साउथ या साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को हम मना ही करते हैं। तो जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे घर के अंदर खड़े होकर बाहर का डायरेक्शन देखना हाँ, है, वो मेरा साउथ अंदर, डायरेक्शन हाँ नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ तो हाँ साउथ और साउथ वेस्ट अवॉइड किया जाए। हाँ हाँ। बट अब जब हम आज के टाइम के हिसाब से बात करें, तो सोसाइटीज जब बनती है, फ्लैट्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली 4 फ्लैट बन रहे हैं, तो किसी एक फ्लैट हाँ, का तो तो डायरेक्शन कोई नहीं तो बनेगा। कोई एक नहीं, आप फिर भी देखेंगे कि बहुत सारे जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं वो साउथ को छोड़ के बाकी एंट्रेंस बनाते हैं, और आप देखेंगे मैक्सिमम सेल पे जो फ्लैट्स होते हैं जो थोड़े कम रेट में मिल रहे होते हैं वो वो साउथ साउथ वाले वेस्ट होते हैं, होते हैं। राइट। ये मैंने खुद फील किया फील है? किया है, क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था फ्लैट, तो क्योंकि सबसे रेट्स पहले डिफरेंस आ ईस्ट, जाते हैं। हाँ सबसे पहले ईस्ट निकल जाता है, राइट। उसके मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट निकल जाता है, फिर उसके वेस्ट बाद बचता है, फिर उसके साउथ, बाद साउथ साउथ और वेस्ट साउथ। और साउथ बचता है। तो अगर किसी ने मजबूरी में साउथ वेस्ट लिया है, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला, लेट्स से, तो क्या कोई उपाय कर सकता है वो ठीक? उपाय बहुत सारी की जा सकती हैं उसमें, क्योंकि अगर आपका एक पोर्शन खराब है तो बाकी पोर्शन को कैसे ठीक हाँ। किया जाए तो वो कर सकते हैं। बट मैं कहूंगी फिर भी कि देखो, वास्तु का उपाय जो है वो 20-30% इफेक्ट करता है, ओके। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपका जो है 100% जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर फिर हम बाकी एनर्जीज को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बट वो अपने हिसाब से नहीं। आपको एक वास्तु विजिट कराना ही चाहिए प्रॉपर, अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि अगर हम कोई रेमेडी भी करते हैं साउथ वेस्ट का, ठीक है, अगर साउथ वेस्ट है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरली मंगल का कलर डालते हैं, क्योंकि वो दिशा ही जो होती है वो राहु की होती है, ओके। ठीक है। और अगर कोई पहले ही से डिप्रेशन में है या कोई मेंटल डिजीज से पीड़ित है और वो साउथ वेस्ट में चला गया तो वो पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। इस तरह के केसेस बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। तो इसका प्रॉपर आपको इलाज करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। एक और क्वेश्चन था डायरेक्शन को लेके। अगेन डायरेक्शन जब हम चेक कर रहे हैं, एक तो हो गया क्लियर कि अंदर से बाहर का डायरेक्शन देख रहे हैं, बट कई बार, क्योंकि मैंने भी कंसल्टेशन ट्राई की थी, तो वो मुझसे कहते थे कि घर के सेंटर में खड़े होके फिर वहां से चेक करो। तो तो एग्जैक्टली आप कहाँ चेक मान करना लो है? कि ये कमरा है ना, आप इसके सेंटर पे खड़े हो गए, सेंटर पे खड़े हो गए, एक कंपास रखोगे, कंपास आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपका ये जो है ये कॉर्नर ही होता है ना, कोई सेंटर में तो होती नहीं है मेन डोर। जनरली सेंटर। तो आपका ये जो दिशा है ये कौन सा है, साउथ वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, कितनी नॉर्थ डिग्री है, पे आ रहा है कितने एग्जैक्टली, डिग्री तो पे वो आ रहा सेंटर है। से चेक किया जाएगा। जी, तो कई लोग क्या करते हैं कि दरवाजे पे खड़े होकर चेक करने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत बिल्कुल हो गया। गलत। वास्तु से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि अब तरीके चेंज हो गए, पहले क्या था कि जड़ से मकान होते थे, तो आप अपने घर का वास्तु उस हिसाब से चेक करो। अब आप हो सोसाइटीज में, फ्लैट्स हैं वहाँ पे, तो फ्लैट का आपने वास्तु चेक करा लिया है, लेकिन सोसाइटी का जो एंट्रेंस है, क्या वो भी इम्पोर्टेंट है? वो इम्पॉर्टेंट होता है, बट आप जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आजकल सोसाइटीज में बहुत सारे, एक जैसे मैं कॉमर्शियल वास्तु भी करती हूँ, तो अभी एक सोसाइटी है राजनगर की, तो उसे जैसे हाफ कंस्ट्रक्ट था, फिर किसी ने खरीद लिया, किसी बिल्डर ने खरीद लिया, और उनका आया था कि ये सोसाइटी हम कितना भी कर रहे हैं पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हो रही। ये स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या फिर हमने लोन के लिए किया था उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो वो उस सोसाइटी का जो मेन एंट्रेंस इन्होंने कर रखा था, वो कर रखा था साउथ वेस्ट में, ओके। और साउथ वेस्ट से ही इनका जो है बेसमेंट जाता था, ओके। जो कि बिल्कुल मना होता है। तो ये 2 गलतियां थी। और नॉर्थ ईस्ट जो था इनका, इन्होंने जैसे होता है ना कि खूब सारी चीजें जो वेस्टेज होते हैं वो रखी हुई थी सोसाइटी की, और मैक्सिमम आप देखोगे कि नोएडा और सबका हाल बिल्डर्स का बड़ा खराब है अभी। तो वहां से फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप उसको करो कि साउथ वेस्ट वाला जो आपका मेन डोर हो रहा है उसको आप बंद कर दो, और वेस्ट की तरफ जो है इसे स्टार्ट कर लो। और जो आपका बेसमेंट वो भी पूरा बना नहीं था, आधा अधूरा था, उसको अगर हो पाए तो अभी कुछ दिन के लिए आप क्या करो, रेड शीट लगा के बंद कर दो। ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे किया, और उनका कुछ अप्रूवल और कुछ फंडिंग का चल रहा था, उनको फंडिंग हुई, वो मेरे कांटेक्ट में भी हैं अभी, उनका हम वास्तु भी कर रहे हैं प्रॉपर अभी। और मतलब ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। मतलब जो लोग नहीं मानते उनको अब समझना चाहिए कि है इम्पैक्ट। नहीं 100% होता है, जो मैंने तो पर्सनली फील किया है। तो जो सोसाइटी के एंट्रेंस और ये सारी चीजें हैं, देखो कहीं नहीं तो कहीं उनका भी उस सोसाइटी पे रहने, वो सोसाइटी कैसा चल रहा है सोसाइटी के है ना, ओवरऑल हम इम्पैक्ट कहते हैं पड़ेगा ना, ही उस पे। हाँ, ओनर्स पे भी, और जो बिल्डर है ना, वो भी आप देख लो कि सोसाइटी कैसा रन हो रहा है ना। कोई कोई सोसाइटी वाले होते हैं ना कि सोसाइटी की रेट्स बढ़ जाती हैं, कोई और घटते ही जाता है, कुछ सोसाइटी है की ना। मेंटेनेंस अच्छी चल रही होती है। हाँ, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगेन कमिंग बैक टू 2026, सोशल मीडिया जब हम चेक करते हैं तो मूलांक के बेस पे क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है 2026 की, उसकी काफी सारी रील्स आती रहती हैं, शॉर्ट्स वगैरह। आपके हिसाब से 2026 किस मूलांक के लिए सबसे अच्छा है? कि अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2026
1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी मंगल, सूर्य और बुध का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है, उन सबके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से, हिंदी तिथि के हिसाब से जो नवरात्र आते हैं, हमारा नववर्ष वहां से चैती नवरात्र से स्टार्ट होता है, तो इस वर्ष के राजा जो हैं वो बृहस्पति हैं और मंत्री जो हैं मंगल हैं। अगेन फिर बृहस्पति, मंगल, सूर्य, बुध इनकी कैटेगरी में आते हैं। तो जितने ऐसे वाले राशि हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। ये तो हो गया राशि वाइज। अगर नंबर वाइज चले, अगर नंबर वाइज चलें तो 1, 5, 3, ठीक है, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। एक ट्रेंडिंग टॉपिक और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, जो अरावली हिल्स को लेके एक न्यूज़ चल रही है, उस पे कोई प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, अगर हम भारत की चार्ट देखें तो भारत के चार्ट में आप देखेंगे कि मतलब 3rd हाउस पे शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति है। ठीक है, जो मतलब शनि और सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। अगर हम अपने इंडिया के मैप को देखें और अरावली रेंज को देखें तो ये कहीं नहीं तो कहीं थोड़ा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आती है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ को थोड़ा वो कवर करती है। और जो दशा अभी चल रही है इंडिया की, वो मंगल की दशा है। और फरवरी 2026 से मंगल में राहु इंटर करने वाला है। तो ये मे बी अगर कोई कॉरिडोर या किसी भी तरह का मंगल की दशा में अगर हम इन हिल्स वगैरह को छेड़ें या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन उस पे सोचें तो ये इंडिया के लिए बहुत भारी हो सकता है। जी, स्पेसिफिकली उस मंगल डायरेक्शन की तरफ ना जाए बिल्कुल। तो अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो थोड़ा सा डाइवर्ट होके करें। डाइवर्ट, हालांकि इस रेंज को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया के चार्ट में पहले से ही उसके तीसरे घर में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं कभी जहां पर बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठा हो जाते हैं वो कोई बड़ी चीज को इंडिकेट करता है। और हमारी जो दशा चल रही है अभी इंडिया की, वो मंगल की दशा चल रही है और मंगल की दशा कहीं नहीं तो कहीं बिग लॉसेस को भी दिखाता है। ठीक है, और अभी मंगल में राहु स्टार्ट होने वाला है। देखिए, अभी तक पिछले 10 साल में जो हम गए हैं वो चंद्रमा की दशा थी जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि चंद्रमा उच्च का बैठा है इंडिया के चार्ट पे। जो चार्ट हम बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट के हिसाब से, डे के हिसाब से बनाते हैं। और अभी मंगल पे हैं तो मंगल का जो पीरियड है अभी 7 वर्ष का, तो इसमें बहुत सोच समझ के ही कंस्ट्रक्शन पे या किसी भूमि को छेड़ने का कोई प्रयोजन बनाना चाहिए। होपफुली गवर्नमेंट उस चीज को कंसीडर जी करते जी, हुए क्योंकि डिसीजन मंगल पूरी तरह से जमीन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब क्योंकि आपने इंडिया चार्ट के बारे में बात की है तो और आपके क्या प्रेडिक्शन है लाइक इंडिया की इकोनॉमी को लेके अभी? इकोनॉमी को भी लेके देखिए, इस साल मैं कहूंगी कि बहुत सोच समझ के हर एक नागरिक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी मंगल की दशा है और मंगल में फरवरी से राहु की अंतर्दशा इंडिया के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं मैं कहूंगी कि शेयर मार्केट या फिर ग्रोथ के लिए ये साल 2026 का साल मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, अभी मतलब अगस्त तक तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, इसके बाद से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके। सेकेंडली, जैसे अभी डॉलर का रेट काफी ऊपर जा रहा है, तो 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में डॉलर के रेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये रेट्स जो हैं, करेंसी रेट्स की अगर मैं बात करूं तो नवंबर के बाद से बढ़ेंगे जब जुपिटर उच्च का होगा। नवंबर में जुपिटर उच्च का होने वाला है। उसके बाद नवंबर टू मार्च का जो टाइम है, ये अचानक से चीजें बढ़ने लगेंगी। तो ये आप 2026 से 27 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2026 से। ये 26 वाला टाइम बहुत अच्छा, मैं पहले ही मैंने और भी चैनल्स पे बताया है कि ये टाइम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हाई राइजिंग नहीं है। ओके। अगेन, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत सूक्ष्मतम कैलकुलेशन पे बिलीव करता है। ठीक है, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले घटा पल, मतलब एक एक पल, एक एक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जॉर्डिक एस्ट्रोलॉजी में जनरली ट्रांजिट चार्ट पे जाते हैं और साथ में जो प्रेडिक्शन करते हैं वो आपके जॉर्डिक साइन पे, जैसे मैंने बताया कि सन के मूवमेंट पे, सन 1 महीने रहता है तो वो 1 महीने का चार्ट आपका बन जाता है और उस पे वो कैलकुलेट करके प्रेडिक्शन देते हैं। तो वो थोड़ा जेनरिक हो जाएगा एज कंपेयर टू जेनरिक, बहुत ज्यादा जेनरिक, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में तो हमें पता होता है कि आप लग्न को भी, हम तो लग्न को कैलकुलेट करते हैं जो 2 घंटे का एक पर्टिकुलर स्टार है, लेकिन 2 घंटे में भी तो कितने लोगों का जन्म होता है। तो उसमें भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सूक्ष्मतम कुंडलियां होती हैं जो जिनको हम सब हॉरोस्कोप्स कहते हैं। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, उनको देख के फिर हम आगे का प्रिडिक्ट करते हैं। क्योंकि आपने ये बात करी अभी लाइक 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कई जन्म हो रहे हैं,
इस पे वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आ जाता है कि जी। सॉफ्टवेयर में जब हम चेक करते हैं तो वो आधे से सिमिलर ही 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक हाँ, सेम ही हाँ, चार्ट हाँ, दिखाता हाँ, रहता है, हाँ। फिर चाहे आप प्रेडिक्शन सेम ही रहेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन तभी सॉफ्टवेयर का प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजर का उसमें प्रेडिक्शन में अंतर डिफरेंस यही आता है, तभी आएगा। तो इसीलिए सिर्फ उस प्रेडिक्शन पे रिलाई ना आप करें। चाहे एआई से प्रिडिक्शन कराएं, बट जो एस्ट्रोलॉजर बैठ के प्रिडिक्शन करेगा वो एआई भी नहीं कर सकता है। एआई सिर्फ उतना कर सकता है जितना फीड फीड है उसके है पास, ना, जितना गूगल पे लोगों ने फीड कर रखा है करेक्ट, उतना ही। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं राइट। जो आप फीड कर, जो ह्यूमन कैलकुलेट कर सकता है, जो हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे चार्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज नहीं हो और सकती। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका ठीक है चार्ट में तो जो है वो है दिख रहा है, वो तो आप प्रेडिक्शन दोगे ही, लेकिन आपके साथ में वास्तु भी आ गया। आप मान लो कि कोई व्यक्ति आया, उसको पता है कि मेरा 8 बजे का बर्थ है, ठीक है, उसने वो कितना भी कर ले वो 8 बजे ही डालेगा और सॉफ्टवेयर तो वही बताएगा। राइट, लेकिन वो व्यक्ति मेरे सामने आया और मैं बोलूंगी कि नहीं आपका 8 बजे का बर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ इवेंट्स नहीं मैच कर रहे हैं, आपका फेस नहीं मैच कर रहा आपके लग्न से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी एक्टिविटीज नहीं मैच कर रही है, तो हम टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे उनका और उनको रेक्टिफाई करके बताएंगे कि आपका इस साल ऑपरेशन हुआ होगा, इस साल शादी हुआ होगा, इस साल बच्चे हुए होंगे, तो ये तो नहीं कर सकता ना वो। राइट। एंड सेकंडली वही जैसे मैं कह रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ चार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, और भी बहुत चीजें सारी फैक्टर आ चीजें, गई। बहुत आप सारी चीजें हैं। मकान ले रहे हो तो वास्तु जी जी का जी रोल भी जी आ जी गया, जी। आपके न्यूमरोलॉजी आ गई बीच में, फिर नाम के साथ भी जो अक्षर का खेल है, सब कुछ इम्पैक्ट करता है। सभी कुछ इम्पैक्ट तो करता है। सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना आप कौन से नहीं। वास्तु में रह रहे हो, कौन से डायरेक्शन में रह रहे हो। जी। एआई की बात करिए अभी, तो एआई का कितना इम्पैक्ट है इस फील्ड पे? अभी एआई देखिए बहुत ज़्यादा अभी इफेक्ट बढ़ने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूँगी 2026 में अपने चरम सीमा पे राइट, होने वाला है ये। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना लोग फिर से बैक टू वो होने लगेंगे, जैसे आजकल ब्लिंकिट और तुरंत ऐसे शॉपिंग करने में लोगों को मजा आ रहा है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा जब, जैसे सैटर्न रिटर्न की बात आपने कही, जॉर्डिक में आएगा, फर्स्ट जॉर्डिक में, और लोगों को परेशानियां आएंगी जब मेष राशि में शनि सबसे नीच का होता है, और जब वहां आएगा तो लोगों को एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए ये पता चलेगा, लोग प्रैक्टिकल होंगे, और वहां से जो वो 30 साल का उनका ट्रांजिट होगा, आप देखना कि बहुत सारी चेंजेस आएंगी। ऑनलाइन वाली चीजें बहुत हद तक कम होंगी, ठीक है, लोग मिलना जुलना ज्यादा पसंद करेंगे व्हाट्सएप कॉलिंग से, तो ये सारी चीजें आएंगी। बाकी क्योंकि अभी प्रोफेशन वाइज कई लोग एआई की तरफ काफी मूव कर रहे हैं क्योंकि एआई का भी बूम है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी आईटी फील्ड से जुड़े हैं और इस तरह का डिजिटल मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे जॉडिक साइंस है उसके बारे में 2026 का क्या प्रेडिक्शन है, तो 2 लाइन में अगर आप एक एक करके बता सके। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी, न्यूट्रल रहने वाला है। उनको शनि की रेमेडी करती रहनी चाहिए, क्योंकि 7.5 चल रहा है उनका, और 7.5 में क्या होता है कि आपको हेल्थ का ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज रनिंग है। तो आपको 7.5 से रिलेटेड कोई मैं उपाय भी बताऊंगी जो आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक शनिवार कोई भी शनि मंदिर में जाएं और छाया दान करें। छाया दान करने का एक प्रोसेस होता है, आपने कांसे का कटोरा लेना है या लोहे का कटोरा लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और अपने चेहरे को देखना है और उसका प्रतिबिंब को फील करना है और शनि मंदिर में जाके रख देना है। बस इतना सा करना है आपने, और ये वर्ष बाकी फाइनेंसेस के लिए आपका ठीक रहेगा, और नवंबर के बाद से जाके आपका इस साल कुछ प्रॉपर्टी लेने की भी योग बन सकती है। नेक्स्ट राशि वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा सा आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप खर्च पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, और खास करके घूमने फिरने वाले खर्च पे, तो फिर ये साल आपका अच्छा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की हानि हो सकती है, आपके घर में कोई एल्डर्स हैं तो उनके हेल्थ का ज्यादा आपको ध्यान रखना है, और आप चाहें तो इस वर्ष में अगर ओपल पहने तो ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा संघर्षमय रह सकता है शनि के कारण। तो आपने क्या करना है, आपने शनि की कोई नहीं तो कोई रेमेडी करते रहनी है, शनि मंदिर में जाना है, दिया जलाना है, और बुध का खास करके आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है, तो बुध के लिए आप ये कर सकते हैं कि मशरूम बुधवार को लेके दुर्गा मंदिर में आपको चढ़ाना है। इससे बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बुधवार को दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, या गणेश स्तुति, गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। इससे आपका बुध हमेशा बलवान रहेगा, और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी पिछले साल आपने फील की होगी वो इस साल नहीं होगी।
कर्क राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है 2026, क्योंकि ये साल जो है वो बृहस्पति का है और साथ में अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो ये साल सूर्य का है, जो चंद्रमा के दोनों मित्र प्लैनेट होते हैं। तो इस साल आप बहुत एजुकेशन के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई उनका करियर फील्ड चूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं बहुत सालों से और नहीं हो पा रहा है, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पीला पुखराज या फिर आप पीला पुखराज तभी पहने जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से सलाह लें, नहीं तो आप कच्ची हल्दी का गांठ जरूर पहने। इस साल पूरे साल पहने, महीने में एक बार उसे चेंज कर लें, तो ये साल आपको एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है। थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य का साल है, गुरु का साल है, तो ये दोनों ही सूर्य के मित्र प्लैनेट होते हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आपने सुबह में डेली उठना है और सूर्य को अर्घ डालना है, और कोशिश करें कि शाम के बाद आप दूध का सेवन ना करें, और मॉर्निंग में आपने जब सूर्य को अर्घ डालेंगे तो अर्घ में थोड़ा सा आपने गुड़ डालना है और गुड़ का सेवन डेली करना है। इससे आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए भी ये समय काफी अच्छा है, आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। राहु आपके 7th हाउस में है, पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि है और साथ ही साथ शनि आपके लिए काफी फेवरेबल है। बुध जो है वो सूर्य का दोस्त होता है। पन्ना पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नया कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर लेना या कोई भी प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए नवंबर के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष 2026 अच्छा रहने वाला है, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके रिलेशनशिप और मैरिज में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिज के लिए आपने एक रेमेडी है वो करनी है। अगर आपके मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसा है कि डिवोर्स का योग बन गया या सेपरेशन हो चुका है, जैसे आपकी राहु अभी चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, राहु की एक रेमेडी कर सकते हैं। आपने 7 तरह का अनाज लेना है अपने वेट के हिसाब से। अपने जन्मदिन के दिन आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं या तुला दान कर सकते हैं। मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं इसे। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ पे और रिलेशनशिप में बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें आप, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लाल मूंगा पहन सकते हैं। और अगर लाल मूंगा आप नहीं पहनना चाहते तो कम से कम अपने राइट हैंड में आप मौली का धागा जरूर पहन के रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। सूर्य का साल है, तो सूर्य की पूजा करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष ही बृहस्पति का है, तो ये वर्ष प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई पर्टेनल प्रॉपर्टी है और आपको उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस वर्ष में उसका डिसीजन हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी मिल सकता है। मे बी वो कोई चीज है जो आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, वो सेल हो सकती है। उसके लिए छोटे मोटे उपाय करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में कोई और अड़चन है, शनि का या राहु का अड़चन है, क्योंकि जब भी शनि का अड़चन होता है तो प्रॉपर्टी बिकने में, पैटर्नल प्रॉपर्टी में हमेशा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपका पार्ट मिलने में हो, चाहे वो सेल होने में हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर शनि का कोई भी दोष है आपकी कुंडली में तो उसकी रेमेडी करें साथ में, और इस वर्ष का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि आपके 3रे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और दृष्टि जो है उनकी 5म भाव में है, जो सूर्य का घर होता है। पेट के प्रॉब्लम से आप परेशान हो सकते हैं। संतान की हेल्थ थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है। संतान के हेल्थ में अचानक प्रॉब्लम आ सकते हैं 2027 तक, तो आपको ध्यान रखना है। शनि की रेमेडी करते रहनी है और शनि मंदिर जाते रहना है। आपको जाएं वहां पर शनि देव के चरणों में, वहां पर तेल चढ़ाएं और वापस आ जाएं। और इसके साथ ही अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, खास करके लोहे से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, बिल्डिंग से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि वालों के 7म हाउस में राहु है, जो नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे, दिसंबर 2026 तक। आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का डिवोर्स का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में है, तो वो अगर है तो आपको तुरंत ही उसकी रेमेडी लेना चाहिए, पर्सनलाइज कंसल्टेशन के साथ। ऐसे नॉर्मल रेमेडी आप मत कीजिए। और इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की सहायता लेनी चाहिए। आप बृहस्पति वार के दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं और पीले चीज का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा।
बिजनेस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई जमीन में अगर आप डील कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मीन राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है, परंतु हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि पूरे साल ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि में, और शनि की जो दृष्टि है वो तीसरे घर में है आपके, तो वहां पर आपके छोटे भाई बहन को कोई कष्ट अचानक से हो सकता है, उसका आप ध्यान रखें। और ड्राइविंग आपको बहुत स्लो करना है पूरे वर्ष, स्किन डिजीज होने के चांसेस हैं, उसके लिए आप येलो सफायर या फिर पीला पुखराज आप पहन सकते हैं। पीले चीज का ज्यादा सेवन करें। इसके साथ ही मंगल क्योंकि इस वर्ष के राजा हैं, तो मंगल के लिए आपने एक तांबे का कड़ा भी आप चाहो तो पहन सकते हो। उससे भी आपका थोड़ा सा तीसरे घर का इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, जहां पर शनि की वक्र दृष्टि है। शनि की वक्र दृष्टि क्योंकि हार्मफुल होती है, कष्टकारी होती है, तो आपके सिबलिंग्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाह शोल्डर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ये प्रोडिक्शंस के लिए थैंक यू सो मच। होपफुली लोगों को इससे काफ़ी कुछ मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और था, लाल किताब। इसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं आजकल, तो एग्जैक्टली ये लाल किताब है क्या, पहले तो वो बताइए, और इसके रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, लाल किताब एक मैजिकल बुक है, बट जो लोग मार्केट से ले रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मार्केट में ओरिजिनल लाल किताब नहीं है, और उस लाल किताब में लिखे हुए उपाय को मत फॉलो कीजिए बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिए हुए। ओके। क्योंकि लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि अगर आपने कुछ गलत चीज़ गलत जगह पे दबा दी तो अचानक आपको अटैक भी आ सकता है। मेरे क्लाइंट हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगी, वो आर्मी में थे, उन्होंने बहुत बार हमेशा लाल किताब के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको इतना आदत होती है इस रेमेडी की कि वो मंथली या क्वार्टरली आपसे कंसल्ट लेके एक रेमेडी लेते ही लेते हैं। ओके। लेते लेते सालों हो गया था, उन्होंने अपने से एक रेमेडी ट्राई कर ली और उन्होंने वीराने में जाके कुछ चीजें दबानी थी, दबा दी, और अचानक से उनके हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, अभी वो ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट के लिए बता रही हूँ कि कभी भी गलती से अपने से आजमाना नहीं है, ओके। किसी से सलाह लेके ही इसके उपाय को करना है। इसके उपाय का बेसिक पार्ट ये होता है कि कोई भी उपाय 43 डेज तक रेगुलर करने का इसमें एक विधि है। क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र को क्रॉस करने में 2.25 दिन लगते हैं, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1.25 महीने का एक प्रोसेस होता है कि अगर आप इसको किए तो आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं जो इंस्टेंट वर्क करती हैं। ओके। तो अगर मैं लाल किताब के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूं, लेट्स से किसी की शादी में अड़चन आ रही है, तो उसके लिए किस तरह का उपाय देखिए, होगा? किसी की शादी में अड़चन आ रही है तो क्या होता है, शनि या राहु जिम्मेदार होते हैं। अगर शनि आपके सप्तम में बैठा है, देख रहा है, तो डिले इन मैरिज। राहु बैठा है तो बहुत बार शादी लगी या आपने अफेयर किया, शादी नहीं हो पाई। गुरु बैठा है तो शादी होने में दिक्कतें करता है, मे बी आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं होने के कारण। तो इस तरह से बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो लाल किताब में हम क्या करते हैं कि सप्तम जो प्लैनेट आपका डिस्टर्ब कर रहा है उस प्लैनेट की रेमेडी कराते हैं, और उस प्लैनेट के इफेक्ट को कहीं और चेंज करना ही उसके लाल किताब का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है, और उसका इफेक्ट भी आपको 40 दिन के अंदर मिलता है। दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ थिंग। मतलब जिनके भी दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था लाल किताब के रिगार्डिंग, जैसे मेरे तो चल रहा था, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि क्या होता है इसमें। एंड यस, एज यू सेड कि इस तरह के जितने भी ये विधि होते हैं या इन जनरल जो लोग कहते हैं टोटके होते हैं, इसको खुद ना आजमाएं, प्लीज़ किसी से कंसल्ट करें। कुछ ना समझ में आए तो यहाँ आए, कंसल्टेशन के बाद ही उस विधि को फॉलो करें ताकि उसका सही इम्पैक्ट आपको मिले, वरना कुछ साइड इफेक्ट होगा, फिर आप कल को यही कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती जी या गलत काम करती जी है। जी तो जी, इसलिए ऑलवेज बेटर है कि आप विधि के हिसाब से चलें। काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने, बहुत बहुत एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू शेयर सो मच ऑफ नॉलेज। आई होप कई लोगों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा। बिल्कुल, कई लोगों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा, पर किसी को अगर नहीं मिल पाया तो वो हमें कमेंट कर सकते Exactly. हैं, और हम उन्हें रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह लें और ऑर्थोडॉक्स ना सोचें, क्योंकि ये प्योरली साइंस है, और साइंस के हिसाब से ही इसमें रेमेडीज भी हैं जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है। तो उसमें संदेह करना, हमारे सनातन धर्म पे ही संदेह करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जी लिख प्लीज़ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपका पॉइंट है, सो दैट हम उसका आपको सोल्यूशन दे सकें। जी, एंड ऑन दैट नोट आज का हम एपिसोड ख़त्म करेंगे। फॉर ऑल माई लिसनर्स, अगर आपको आज के एपिसोड में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक और गेस्ट के साथ बैठेंगे और उनकी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको भी कुछ ज्ञान मिले।